गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। बच्चा कह रहा है सर आपने एक दो दिन पहले वैक्सीन लगवाई थी, आप तंदुरुस्त हो ना? आपको बुखार बुखार तो नहीं हुआ? एक बात मुझे बताओ, अब जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी हो आप जैसी, जो दुआएं मांगती हो, जिनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग जिसके साथ हो, उसे क्या हो सकता है सर? बस अपनी हमेशा दुआओं में याद रखना, अपना प्यार हमेशा बनाए रखना, इतनी शक्ति मेरे लिए मांगना कि हमेशा आपकी सेवा में लगा रहा हूँ सर। और मैंने अभी कल अनाउंसमेंट भी की थी, परसों अनाउंसमेंट भी की थी जीएसटी की रिवीजन क्लास की। तैयार हो जाओ सर अब अपनी ना पेटियाँ पुटियाँ बांध लो, तैयार हो जाओ। रात को 10 से लेकर 11 बजे तक जून के फर्स्ट वीक में बहुत जल्दी मैं डेट अनाउंस कर दूंगा जी, बहुत जल्दी डेट अनाउंस कर दूंगा। रात को 10 से 11 बजे तक यूट्यूब पे लाइव बैठेंगे और मेरी फैमिली का हर बच्चा मेरे साथ लाइव बैठेगा। अगर मैं लाइव बैठूंगा तो मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का हर बच्चा मेरे साथ ही लाइव बैठे। 1 घंटे कंप्लीट जीएसटी की रिवीजन करेंगे, बहुत बढ़िया रिवीजन करेंगे। इतना बढ़िया जीएसटी रिवाइज करवा दूंगा ना, आपके नस नस में, आपके रोम रोम में जीएसटी समा जाएगा। आपको मैं जीएसटी की वैक्सीन लगा दूंगा। वैक्सीन ध्यान रखना सर। बच्चा कह रहा है सर मजा आएगा, बहुत मजा। मैं कह रहा हूँ नज़ारे आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। अच्छा इधर सुना ध्यान से, आज हमारा स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर मेरे ख्याल से 43 या 44 स्टार्ट होने जा रहा है। आज हमें करने हैं अदर सोर्स के एमसीक्यूज जी। अब जो एमसीक्यूज वाला स्कैनर मैंने आपको दिया हुआ है जी, उसमें से 75 पता नहीं 77 क्वेश्चन अदर सोर्स के हैं। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज मैंने सिलेक्ट किया है। आज वो सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे और आपने आंसर नहीं देखने, आंसर हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर चेक करना किसके कितने आंसर सही हैं। और जैसे वीडियो खत्म होगी हर बच्चा मुझे बताएगा कि सर आज हमने इतने एमसीक्यूज किए हैं, उसमें से हमारे इतने सही हैं। अब अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं फिर आप सही चल रहे हो। अगर 80% से भी कम नंबर आ रहे हैं ना, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से जी। अब एक बात बताओ, एक हफ्ता पहले मैंने इतनी बड़ी वीडियो यूट्यूब पर बना के डाली थी कि मेरी नई वेबसाइट है, नए नंबर हैं और नई मोबाइल पे एप्लीकेशन है, बट अभी भी कई बच्चे हैं ऐसे जो क्लासेस परचेज करने के लिए पुराने नंबर पे कॉल कर रहे हैं। और ये जो सामने बड़े बच्चे बैठे ना सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन ईईटी क्लियर किए हैं उनको आपकी बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमारे वेंचर का नाम वीजी स्टडी हब है। हमारी वेबसाइट क्या है? मलाई को नई वेबसाइट क्या है जिसको आपने क्रैश कर दिया था? नई वेबसाइट का नाम बताओ फटाफट से, क्या है? VGStudyHub.com है। ठीक है, मोबाइल पे एप्लीकेशन कौन सी है? VG स्टडी हब के नाम से है। और ये 3 नंबर आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों नंबर आपने सेव करने हैं। क्यों सेव करने हैं? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं उनको अगर क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, जो क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, आपने इसी नंबर पर आप कॉल करना है, पुराने किसी भी नंबर पर कॉल नहीं करना जी। ठीक है जी, ये बात ध्यान देना, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। चलो इधर सुनना ध्यान से, और सेशन स्टार्ट करते हैं। अब एक बार फटाफट से आओ जी। ये क्वेश्चन मैंने जो टिक मार्क किए हुए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके आंसर चेक करेंगे कितने बच्चों के कितने आंसर सही हैं। स्टार्ट करें? तैयार हो? बिल्कुल। बच्चा कह रहे सर बिल्कुल तैयार है, और स्टार्ट करते हैं। अब एक बार आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट to be excluded from the total income under this sect and not chargeable to income tax under any of the other 4 heads of income shall be chargeable to income tax under the head। आपने आप बोल दो जी, अगर कोई इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर कोई इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी इनकम टैक्सेबल कहाँ पे होगी? अदर सोर्स में। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? अदर सोर्स में। एक शाहरुख खान की मूवी थी, कौन सी मूवी थी जो मैंने क्लास के अंदर कहा था? मैं हूं ना। मैं हूं ना का मतलब क्या है? अदर सोर्स ये बात कहता है कि अगर कोई इनकम तुम्हारी कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, मैं हूं ना, वो सारी की सारी इनकम मुझ में टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपकी इनकम अगर कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो किस साइड में टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो पहले का आंसर क्या निकल के आएगा? डी। ये तो मेरे ख्याल सबका सही होगा, इसका गलत होना भी नहीं चाहिए जी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है जी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, चेक करो क्या लिखा हुआ है। विच इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अपने आप बोल रही अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है? याद करो मैंने कहा था कि 56 से लेकर 59 तक जितने भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे अदर सोर्स के होंगे। एक बार दोबारा बोलूंगा, 56 से लेकर 59 तक के जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे अदर सोर्स के होंगे। सेक्शन 56 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ अदर सोर्स। अब उसने क्या कही रही? अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है? दैट इज सेक्शन नंबर 56, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका चार्जिंग सेक्शन है जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आसान है जी, फटाफट से आपने आंसर देना है जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे सब बच्चे गलती कर दोगे जी। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहे हैं रमेश एंगेज इन द रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस
receive rent by subletting a building, this will be taxable under the head। अपने आप बोल देना जी, अगर बिल्डिंग लेट आउट की है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर बिल्डिंग लेट आउट की है फिर तो इनकम टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर बिल्डिंग लेट आउट की है फिर तो इनकम टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी में। बट याद करो, मैंने क्लास के अंदर, इवन रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर आपने सब लेटिंग से इनकम कमाई है तो इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बच्चा कह रहा है सर ये सब लेटिंग का मतलब क्या होता है? सब लेटिंग का मतलब ये होता है कि मैंने एक बिल्डिंग किराए पर ली और मैंने फर्दर किराए पर दे दी। अब सोच के बोलना, मैंने जो बिल्डिंग किराए पर ली उसका मैं किराया पे करूंगा, इसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी है। अब जब मैं फर्दर किराए पर दूंगा, मुझे जो किराया आएगा मेरी इनकम होगी अदर सोर्स की, क्योंकि लेटिंग नहीं होता है, सब लेटिंग होता है। तो सब लेटिंग वाली इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी और लेटिंग वाली इनकम जो होगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ये बात ध्यान दो। तो उसने क्या बोला जी, सब लेटिंग की इनकम है, टैक्सेबल कहां पे होगी? अदर सोर्स में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिविडेंड डिराइव फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर टैक्सेबल अंडर द हेड। पूरी क्लास मुझे सोच समझ के बोल दे रही, ये मैंने कल की रिवीजन क्लास के अंदर आपको बताया था नहीं। मैंने कल की रिवीजन क्लास में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अगर आपने शेयर होल्ड किए हैं स्टॉक इन ट्रेड की तरह, आपने आप बोल देना, अगर आपने शेयर होल्ड किए हैं स्टॉक इन ट्रेड की तरह तो भी डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। देखो वही क्वेश्चन आ गया, वही सेम क्वेश्चन आ गया कि अगर डिविडेंड की इनकम डिराइव हो रही है उस शेयर से जिसको आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया होगा, तो भी इनकम आपकी अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी। ये बात ध्यान देना। तो आंसर क्या निकल के आएगा जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही है। अब बताओ चारों के चारों किसके सही हैं? जल्दी बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में बताओ, चारों के चारों किसके सही हैं? जिन बच्चे के चारों सही हैं बताना एक बार। काफी सारे बच्चे हैं जी, अभी टेंशन मत लो सर, अभी हमने काफी सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, और क्वेश्चन नंबर 7 आप गलत करने के लिए तैयार हो जाओ जी। मैं पहले ही बोल रहा हूं जी, क्वेश्चन नंबर 7 आप गलत करोगे अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ना। मिस्टर आर वॉज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ लॉटरी। मिस्टर आर जो है उनका बिजनेस है लॉटरी का। ही हिमसेल्फ वॉन ए लॉटरी, उसके खुद की लॉटरी निकली। इनकम अर्न फ्रॉम सच लॉटरी विल बी। आपने बोल देना जी, अगर मेरा लॉटरी का बिजनेस है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मेरा लॉटरी का बिजनेस है और मेरी लॉटरी निकलती है तो वो इनकम बिजनेस में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्स में होगी? जल्दी बोलो, बिजनेस में या अदर सोर्स में? मुझे पता था ये कई नालायक बच्चे हैं, 7-8 नालायक बच्चे हैं, वो सब कह रहे हैं पीजीबीपी के अंदर। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, वो क्या कह रहा है कि आपका लॉटरी का बिजनेस है, मतलब वहां से आने वाला प्रॉफिट आपका बिजनेस में टैक्सेबल होगा, बट अगर मेरे खुद की लॉटरी की इनकम है वो तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। सर एक बात में बताओ, क्या मैं लॉटरी, सोच के बोला, मेरा बिजनेस क्या है? लॉटरी की सेल परचेस करने का ना। अब अगर मेरा बिजनेस लॉटरी की सेल परचेस करने का है, वो इनकम तो मेरी पीजीबीपी की है। बट अगर मेरे खुद की लॉटरी में इनाम निकला तो जो मेरा लॉटरी की इनकम होगी ना, वो मेरी इनकम जो होगी वो बिजनेस की नहीं होगी, अदर सोर्स की होगी। ठीक है, तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने के बाद गलती करके आएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सर। ये उसकी बिजनेस, अगर उसका बिजनेस लॉटरी का है तो सेल जो लॉटरी की वो सेल कर रहा है, उससे आने वाली इनकम बिजनेस में टैक्सेबल होगी। बट अगर उसके खुद की लॉटरी निकली है, उसका खुद का प्राइज निकला है, वो जो होगा वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राम एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द श्याम। राम ने श्याम के साथ एग्रीमेंट एंटर किया फॉर सेल ऑफ ए बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख इन जून 2020। वो कह रहे हैं राम रिसीव एडवांस 2 लाख, सब्सिक्वेंटली द एग्रीमेंट वाज कैंसल्ड एंड राम फॉरफिट द एडवांस मनी। द एडवांस मनी कहां पे टैक्सेबल होगी? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 51 मैंने कहा था एडवांस मनी फॉरफिटेड का जी। कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 51 मैंने कहा था एडवांस मनी फॉरफिटेड। वहां पर मैंने क्या कहा था कि अगर एडवांस मनी आपने 1/4/14 से पहले फॉरफिट की होगी, ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल गेन में। अगर कोई एडवांस मनी आपने 1/4/14 से पहले फॉरफिट की होगी, ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल गेन में। और अगर एडवांस मनी आपने फॉरफिट की है 1/4/14 के बाद, उस केस में ट्रीटमेंट जो करेंगे अदर सोर्स में करेंगे। अब आपने आप बोल दो जी, इसने एडवांस मनी 2020 में फॉरफिट की है, सोच समझ के बोलो जी, इसने एडवांस मनी 2020 में फॉरफिट की है, ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में करूंगा या अदर सोर्स में करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, कहां पे करूंगा? अदर सोर्स में। इसका आंसर क्या आएगा जी? ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो सर क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान से डेट देखना,
कई नालायक बच्चे होंगे जिनको अभी भी लग रहा होगा एडवांस मनी कैपिटल गेन में जाती है। यस, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है, बट वो तब होती है अगर एडवांस मनी 1/4 से पहले हो। अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1/4 के बाद, तो जो भी एडवांस मनी होगी वो अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, रमेश रिसीव ₹7 लाख। रमेश रिसीव ₹7 लाख by way of enhanced compensation in the March 2021. A further sum of ₹2 lakh decreed by the court is due but not received till 3rd March 2021. उसके बाद दी अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22 वुड बी। हाँ जी, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? पहले तो एक बात मैं बताऊँ जी, अदर सोर्स की जब हमने लास्ट क्लास में रिवीजन की थी, अगर कोई बच्चा रिवीजन क्लास में बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन रहा था, याद करो मैंने कहा था कि अगर कंपनसेशन पे जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा ना, वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, 50% की डिडक्शन मिलेगी, 50% टैक्सेबल होगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया। उसने क्या बोला? 7 लाख रुपए का, अच्छा, रमेश रिसीव 7 लाख बाय वे ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे ना क्वेश्चन चेंज कर लो, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट आएगा जी, या ना क्वेश्चन चेंज कर लेना, रमेश रिसीव ऑफ 7 लाख बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन जी। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट कर लेना, जो आपके पास नोट्स होंगे, जो स्कैनर वाले नोट्स मैंने आपको दिए हैं, उसमें इंटरेस्ट कर लेना जी। ठीक है नी। अब रमेश रिसीव 7 लाख इंटरेस्ट ऑन बाय वे ऑफ इनहेंस कंपनसेशन, और फिर फर्दर 2 लाख रुपए उसका हुआ, बट वो अभी उसको रिसीव नहीं हुआ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, रिसीव कितना हुआ जी? बताओ जी, रिसीव कितना हुआ? 7 लाख रुपए हुआ। तो अगर 7 लाख रुपए रिसीव हुआ तो क्या पूरा टैक्सेबल करेंगे? 50%। तो टैक्सेबल कितना करूंगा? 7 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए? 3.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3.5 लाख रुपए जो होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना। जो आपके 3.5 लाख रुपए होंगे वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये 3.5 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल निकल के आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़ना जी, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आर नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड? हाँ जी, अपने आप बोल दो। पहले तो एक बात बताओ, ये डीम्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था जी? जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, डीम्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां करा? याद करो, सेक्शन 222। सेक्शन 222 जो है अदर सोर्स में, वो आपके डीम डिविडेंड का है। अब उस डीम डिविडेंड के सेक्शन में याद करो, मैंने कहा था कि अगर आपने फ्री में डिवेंचर इशू कर दिए, फ्री में डिवेंचर स्टॉक आपने इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर इशू कर दिए, लिक्विडेशन पे आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आपने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, प्राइवेट कंपनी ने अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन दिया, वो सारे के सारे केस किस में कवर होते हैं? डीम डिविडेंड में कवर होते हैं। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इनमें से किसको हम डीम डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इनमें से किसको हम डीम डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे। चेक करना, पहला, डिवेंचर अगर इशू किए, क्या वो डीम डिविडेंड बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। डिवेंचर स्टॉक अगर इशू किए, क्या वो डीम डिविडेंड बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपने शेयर इशू किए विद फुल कैश कंसिडरेशन, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर आपने शेयर इशू किए विद फुल कैश कंसिडरेशन, क्या वो डीम डिविडेंड में कवर होगा? नहीं कवर होगा? आंसर इज नो। और अगला पॉइंट देखोगे, बोनस शेयर अगर इशू करोगे तो भी वो डीम डिविडेंड में कवर होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सेक्शन 222 में कहीं भी नहीं है। अगर आपने शेयर इशू किए हैं विद फुल कैश कंसिडरेशन, वो कहीं पर भी सेक्शन 222 में कवर नहीं होगा, वो डीम डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट में कवर नहीं होगा। तो उसने मुझसे मांगा क्या है? उसने ये नहीं मांगा कि डीम डिविडेंड में क्या कवर होगा, वो कह रहा है क्या कवर नहीं होगा। तो ए कवर होगा, बी कवर होगा, डी कवर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे कवर नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके है जी, आगे बढ़ सकता हूं? पक्का पक्का? यस सर। अब यहां से थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जी। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना जी, एक बार बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो जी। और अब बच्चा, कोई बच्चा भी बिना बात की फिजूल की बातचीत नहीं करेगा चैट बॉक्स में। क्यों? अब जो अगले आने वाले क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम में से 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे ना, इनमें से एज इट इज बन जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन समझना चाहते हो, अगर क्वेश्चन सही करना चाहते हो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी। आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैड ए जर्नल रिजर्व 20 lakh. It granted a loan 5 lakh to a director who hold 13% shareholding cum voting right in the company. The said loan was repaid by him before the end of the year. The amount of deemed dividend arising out the above transaction. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि ये क्वेश्चन सेक्शन 222 में किस क्लोज का है? सेक्शन 222E का है। सर ये क्वेश्चन किसका है? ये सेक्शन 222E जो आपने क्लास में किया होगा ना, याद करो, अगर प्राइवेट कंपनी अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है तो जितना भी वो लोन देगी ना, वो लोन जो होगा शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा, सारा नहीं, जितने उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वहां तक, मतलब जितने उसके रिजर्व होंगे ना वहीं तक जो लोन होगा वो डिविडेंड बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सोच समझ के बोलना जी। स्पेसिफाइड शेयर होल्डर कौन होता है? जिसकी 10% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर होती है। अब अगर 10% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है तो वो क्या बन गया? स्पेसिफाइड शेयर होल्डर बन गया। यहां पे वोटिंग पावर कितनी है? 13% है। रिजर्व 20 लाख रुपए के हैं, लोन दिया 5 लाख रुपए का। अब अगर रिजर्व 20 लाख रुपए के हैं, लोन 5 लाख रुपए का है, तो डीम डिविडेंड जो बनेगा क्या वो 20 लाख बनेगा या 5 लाख बनेगा? सोच के बोलिए, क्या 20 लाख बनेगा या 5 लाख बनेगा? कई बच्चे कह रहे हैं सर ना तो 20 लाख बनेगा ना ही 5 लाख बनेगा, इसका आंसर तो नील बनेगा ना। मैं कहा नील क्यों बनेगा भाई? कहता सर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे। मैं कहा चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कहता सर लिखा तो है कि उसने लोन जो है वो रीपे कर दिया, तो अगर लोन ही रीपे कर दिया उस केस में फिर डीम डिविडेंड क्यों बनेगा? मुझे पता था एग्जामिनर की चाल में आप फंस जाओगे, मुझे पता था आप ये गलती करोगे। सर एक बात मैंने सोच के बताना, सेक्शन 222E में साफ साफ लिखा है कि अगर शेयर होल्डर ने लोन रीपे भी कर दिया तो भी शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर शेयर होल्डर ने लोन रीपे भी कर दिया तो भी सेक्शन 220E शेयर होल्डर के हाथ में एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान देना। तो ये जो रीपे वाली लाइन है ना, ये सिर्फ सभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी है ताकि 90% बच्चा फेल वाली कैटेगरी में आ जाए और 10% वाला बच्चा समझ के सही करके आए जी। तो मेरी फैमिली का जब भी बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कंफ्यूज मत होना, अगर लोन रीपे भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 222E शेयर होल्डर के हाथ में एप्लीकेबल होगा। तो फटाफट से बोल दो, अब अगर रिजर्व 20 लाख के हैं, लोन 5 लाख रुपए का दिया, तो डिविडेंड कितना बनेगा? ऑब्वियस बात 5 लाख का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका बनेगा जी सी। आ रहा है? मजे आ रहे हैं क्वेश्चन करने में? कह रहा बच्चा कह रहा है सर वाकई ही ना अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा अगर आप डेली आके बैठ रहे हो। जो बच्चा स्टूडेंट दरबार 1 से अभी तक डेली आके बैठ रहे ना, मुझे गारंटी है उसको इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जी, 100% कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जो बच्चा बीच बीच में आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, जो डेली क्लास देख रहा है, गारंटी दे रहा हूं सर कॉन्फिडेंस पक्का बढ़ रहा होगा आपका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़ना चाहिए। मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल 45 ईयर एज है, गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 21-22। पर्टिकुलर डिविडेंड की इनकम है फ्रॉम शेयर इंडियन कंपनी 12,50,000 रुपये और डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए चार्जेस लगे 12,500 रुपये। वो कह रहे हैं टैक्स निकाल दो असेसमेंट ईयर 21-22 का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। पहले एक बात बताओ, अब नया लॉ क्या कहता है? रिवीजन क्लास याद करो, रिवीजन क्लास। अब नए लॉ में क्या लिखा है कि डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में 10 लाख एग्जम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर वाली टैक्सेबल है, सारी एग्जम्प्ट है या सारी टैक्सेबल है? सारी टैक्सेबल है। मतलब ना तो अब 1034 है और ना ही 115 EBD है। मतलब डिविडेंड का लो सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपको डिविडेंड मिला, वो जितना भी डिविडेंड होगा वो स्लैब रेट से आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब मुझे बच्चा कहता है क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित कहता है सर ये 12,50,000 है, इसमें से बट पहले 12,500 माइनस करोगे ना, क्योंकि जो डिविडेंड खाने के लिए कोई भी खर्चा किया वो तो माइनस करते हैं। ये वही बच्चा है जो लास्ट डिवीजन क्लास में आया नहीं होगा। याद करो मैंने लास्ट डिवीजन क्लास में कहा भी था कि डिविडेंड कमाने के लिए आप कोई भी खर्चा करोगे, कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट वाले खर्चे को छोड़ के। सर कोई भी खर्चा माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस करेंगे। अब सोच के बोला इंटरेस्ट वाला कितना? जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, बोलो बोलो आगे बोलो, जितना इंटरेस्ट पे किया और टोटल डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस।
जितना इंटरेस्ट पे किया वो, और टोटल डिविडेंड का 20%, विच एवर इज लेस। अब आपने बोल देना ये डिविडेंड जो कलेक्शन चार्जेस हैं क्या माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब 1250 पे टैक्स निकाल लो। अगर कुछ भी नहीं कहा, सोच के बोलना, अगर कुछ भी नहीं कहा, अगर 115 बीएससी के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो मैं नॉर्मल स्कीम लगाऊंगा। नॉर्मल स्कीम में अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स लगेगा जी। तो आपकी इनकम 1250 है तो 2,50,000 का 30%, प्लस में 1,12,500, 10 लाख का तक आता है जी। 1,12,500 प्लस में 4% सेस, तो 1,95,000 ये टैक्स निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 115 बीएससी मत लगा देना, जब तक क्वेश्चन में वो खुद नहीं कहेगा कि 115 बीएससी लगाना है तब तक नहीं लगाएंगे। अगर वो कहता कि 115 बीएससी लगा दो, फिर मैं कैलकुलेशन नई स्कीम के बेस पे करता, फिर पुरानी स्कीम के बेस पे नहीं करता। बट क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए उस केस के अंदर मैंने क्या किया, नॉर्मल स्कीम फॉलो की। 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% लगेगा, 10 लाख तक 1,12,500 प्लस किया, प्लस में 4% सेस जोड़ा, 195 आपके सामने आंसर निकल के आ गया जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आंसर निकलेगा जी। देख रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आ रहा है मजा कुछ? ये तो नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है। अगर ये नहीं लग रहा बहुत मुश्किल है फिर कोई दिक्कत नहीं है जी, चल सकते हैं आगे। लो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है AB लिमिटेड रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर एज एन अमाउंट ऑफ 55 लाख। शेयर कैपिटल रिड्यूस किया 55 लाख रुपए, बट उसके रिजर्व भी 35 लाख रुपए के हैं। आपने बोल दो जी। अभी मैंने कहा था डीम्ड डिविडेंड में, डीम्ड डिविडेंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है और रिड्यूस करके पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको डीम डिविडेंड मान के शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, बट उतना ही करेंगे जितना रिजर्व है। अब सोच के बोलना, अगर 55 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए कैपिटल रिड्यूस करके, और अगर मेरे पास रिजर्व ही 35 लाख रुपए के हैं, अगर रिजर्व ही 35 लाख रुपए के हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 लाख रुपए ही डिविडेंड ट्रीट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। और ये बात उन बच्चों को और बढ़िया समझ में आएगी जिन्होंने सेक्शन 222 ध्यान से पढ़ा हुआ है। सेक्शन 222 में साफ साफ लिखा है कि जितने रिजर्व होंगे उससे ऊपर तो डिविडेंड बन ही नहीं सकता। अब जब रिजर्व ही 35 लाख रुपए हैं, लोन आपने यहाँ पे शेयर कैपिटल रिड्यूस करके 55 लाख रुपए दिए, तो डिविडेंड जो बनेगा वो 35 लाख का ही बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? PQR Limited gave a loan 9 lakh to its shareholder. The shareholder was the beneficial owner of equity share of the company as held 13% वोटिंग पावर, और प्रॉफिट है उसके 1 लाख रुपए के। कह रहे डीम डिविडेंड कितना बनेगा शेयर होल्डर के हाथ में, ये बता दो जी। क्या कोई बच्चा क्लास में इतना इंटेलिजेंट है जो मुझे इसका आंसर बता दे जी? 9 लाख रुपए का लोन दिया, 9 लाख रुपए का लोन दिया, और 1 लाख रुपए यहां पे प्रॉफिट है। अब अगर 9 लाख रुपए का लोन दिया और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो डिविडेंड कितना बनेगा? 9 लाख बनेगा? जल्दी बोलो, 9 लाख बनेगा या 1 लाख बनेगा? नलायकों, कुछ भी नहीं बनेगा। हद हो गई यार। मैं अपना सेशन बंद करके घर जा रहा हूं जी। सर मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, आप अच्छे से खेलते ही नहीं हो। एक बात मुझे सोच के बताओ, क्वेश्चन कह रहा है PQR लिमिटेड है। सर 222E वाला सेक्शन, लोन वाला सेक्शन किस केस में लगता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी में लगता है। ये कौन सी कंपनी है? PQR लिमिटेड। सर ये लिमिटेड कंपनी है। इस केस में तो सेक्शन 222 है ही नहीं, और जहां सेक्शन 222 ही एप्लीकेबल नहीं है उस केस में डीम्ड डिविडेंड की बात ही नहीं होगी। देखो मैंने कंफ्यूज कर दिया ना। अभी तक ऊपर था प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद अभी तक ऊपर था यहां पे, अगर आप करोगे प्राइवेट लिमिटेड, देखो यहां पर भी क्या था? प्राइवेट लिमिटेड। जहां पे 222E की बात हो रही है वहां प्राइवेट लिमिटेड है। अब यहां पे कंफ्यूज मैंने कर दिया कि प्रोविजन सेम डाल दिया, बट यहां पे लिमिटेड कर दिया। तो भाई साहब अगर पब्लिक कंपनी है, अगर लिमिटेड कंपनी है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है कोई डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर आएगा। आ गए ना मजे? तो सर एग्जाम में ऐसे घुमाते हैं, फिर एग्जाम में ऐसे ही घुमाते हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आप बिना बात के फ्री के नंबर कटवा के आओगे, फ्री के नंबर कटवा के आओगे। पैकअप कर दो जी। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक बार 27 देख लो जी। 27 में क्या लिखा है? ABC प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है।
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब ध्यान से पढ़ना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लोन दिया 9 लाख रुपए का पीक्यूआर कंपनी को, और पीक्यू कंपनी के कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 11 लाख, 11 लाख रुपए हैं एज ऑन द डेट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लोन टू पीक्यूआर, देन व्हाट शैल बी द अमाउंट टू बी असेस एज द डीम्ड डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एक प्राइवेट लिमिटेड ने एक पीक्यूआर एंड कंपनी, मतलब फर्म को, पीक्यूआर एंड कंपनी, सर पीक्यूआर एंड कंपनी को कंपनी मत समझना, कंपनी वो होती है जिस पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हो, ठीक है जी। पीक्यूआर कंपनी का मतलब क्या होगी, कोई फर्म होगी जी, ठीक है। अब उस एक कंपनी ने उस फर्म को 9 लाख रुपए का लोन दिया, 11 लाख रुपए की रिजर्व है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 9 लाख रुपए का लोन दिया, 11 लाख रुपए की रिजर्व है, तो क्या डीम डिविडेंड जो बनेगा वो 11 लाख बनेगा या 9 लाख बनेगा? ऑब्वियस बात है 9 लाख बनेगा। सर जब लोन ही 9 लाख रुपए का दिया तो डिविडेंड भी मैक्सिमम 9 लाख तक का ही बन सकता है। एक बच्चा कहता है सर अगर 9 लाख की बजाय 19 लाख रुपए का लोन दिया तो फिर क्या होता? फिर तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर 19 लाख रुपए का लोन है और 11 लाख रुपए के रिजर्व हैं तो डिविडेंड जो बनता वो 11 लाख ही बनता, उससे ऊपर बनता ही ना। बट यहाँ पे 9 लाख रुपए का है तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए का ही डिविडेंड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है यार एक तो ना डीम डिविडेंड वाले इतने क्वेश्चन हैं, कैसे करेंगे? अदर सोर्स में सेक्शन 222 एक बार ध्यान से पढ़ लेना, डीम डिविडेंड वाले प्रोविजन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन है जी, ठीक है। उसके बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो गया। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ जी। 31 देखना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी की इनकम दी है ग्रोस 90,000 रुपये, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्लब वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आपने आप बोल देना जी, अब अगर 90 लाख रुपए की लॉटरी की इनकम है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैं अदर सोर्स की इनकम निकालूंगा तो कितनी इनकम अपनी इनकम में जोड़ूंगा जी? सोच समझ के बोला, कितनी इनकम अपनी इनकम में जोड़ूंगा? आप सब जानते हो लॉटरी की इनकम पे 30% टीडीएस कटता है, तो क्या जब भी मैं अपनी इनकम शो करता हूं, सोच समझ के बोलना, क्या जब भी मैं अपनी इनकम शो करता हूं क्या टीडीएस माइनस करने के बाद इनकम शो करता हूं या ग्रोस इनकम शो करता हूं? याद करो मैंने सैलरी के अंदर भी कहा था कि आप पूरी ग्रोस इनकम शो करोगे। सर जो टीडीएस कट चुका है ना, वो जो फाइनल टैक्स आएगा उसमें से माइनस होगा, ना कि इनकम में से। मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे रही, मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और ब्रैकेट में लिखा है ग्रोस इनकम, परफेक्ट है, ग्रोस इनकम ही लेनी होती है। बट अगर ब्रैकेट में नेट इनकम लिखा है, उस नेट इनकम को पहले ग्रोस पे लेके जाओगे, उसके बेस पे फिर कैलकुलेशन करोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगला क्वेश्चन यही है जी, अगला क्वेश्चन यही है। यहां पे क्या बोल रहा है, ग्रोस इनकम 90,000 रुपए की है, तो कितनी इनकम को टोटल इनकम में ऐड कर दूंगा? ऑब्वियस ही बात है पूरे 90,000 रुपए को ऐड कर दोगे। बट अगर वही 35,000 नेट इनकम है तो फिर वो कह रहे हैं कितनी इनकम आपकी इनकम ऐड करेंगे, तो गलती से भी 35 मत बोल देना, क्योंकि वहां 90 के आगे ग्रोस है, यहां 35 के आगे नेट है। अब क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता कहती 35 नेट है, तो फिर नेट को सर ग्रोस पे कैसे करेंगे? नेट को ग्रोस पे कैसे करेंगे ये मैं बताऊं? नहीं, मैं ऐसे मत बोलो यार, प्लीज ऐसे मत बोलो। एक बात बताओ सर, नेट को ग्रोस पे कैसे करते हो? अब यहां पे 30% टीडीएस कट चुका होगा। सर लॉटरी वाले केस में, हॉर्स रेस वाले केस में टीडीएस 30% है, मतलब ये जो इनकम आई होगी वो टीडीएस कटने के बाद आई होगी। अब अगर 30% टीडीएस कट चुका होगा तो ये इनकम जो होगी ना वो 70% के बराबर होगी। मैं दोबारा बोलूंगा, 100 रुपए थे, उसमें 30 रुपए काटकर 70 रुपए पकड़ा दिए। अब ये जो 70 रुपए मेरे हाथ में है, ये 70 मेरे हाथ में है, क्या ये पूरे 100% है या 70 है? 70 है ना, तो इस 70 को अगर 100 पे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा? 35,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 50,000 पे, ये ग्रोस इनकम आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा सर ये क्वेश्चन ना हमने घर से ट्राई किए थे, हो ही नहीं रहे थे, हम डर गए थे पता नहीं कैसे होंगे, अब हो रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन निकलने सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया जाता है। अब अगर प्रोविजन ही सही ढंग से पढ़ के नहीं होगे तो बताओ क्वेश्चन सही कैसे होंगे जी? ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 90, और यहाँ पे कितना बनेगा? 50। 35 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, 50,000 पे आंसर आ जाएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है?
काजू रिसीव एन अमाउंट ऑफ 30,760 1 December 2020 in accordance with the winning from horse race. Cost of race ticket purchase was 2,000. Calculate amount to be included under the head income from other source. अब ये 30,760 रुपये उसने रिसीव किए हैं जी ऑन 1 December 2020 इन अकॉर्डेंस विद द विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेस. कॉस्ट ऑफ रेस टिकट परचेज है 2 लाख रुपए की. मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो मैंने कहा था लॉटरी की इनकम कैजुअल इनकम फुली टैक्सेबल होगी, उस इनकम में से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा. अब अगर लॉटरी की इनकम 30,760 रुपए है तो क्या वो इनकम सारी टैक्सेबल करोगे या 2,000 रुपए जो खर्चा हुआ उसका टिकट परचेज करने में माइनस करोगे? गवर्नमेंट कह रही भूल के भी नहीं करेंगे. गवर्नमेंट कह रही है कैजुअल इनकम इज फुली टैक्सेबल, उसमें ना तो कोई एग्जम्पशन मिलेगी ना ही कोई डिडक्शन मिलेगी, ये बात ध्यान देना. तो भाई कैजुअल इनकम है 30,760 रुपए है, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान दो. इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जी. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ये जो आपके पास एमसीक्यू स्कैनर है उसके आंसर भी देखो, ये तो आपके क्वेश्चन है ना, अगर आप उसके आंसर देखोगे आंसर भी आपको साथ मिलेंगे, ये सारे उसके आंसर हैं. विद आंसर पहले हैं, विदाउट आंसर बाद में, आंसर भी आप चेक कर सकते हो जी. ये सारे आंसर आपके दिए हुए हैं. और जो नहीं निकलते, जो डेली शाम को 8:30 बजे हमारा डाउट सेशन हो रहा है, संडे को नहीं होता, मंडे टू सैटरडे होता है, डेली सेशन होता है, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो जी. ठीक है जी. लो जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में कोई डाउट तो नहीं है. अब 33 के बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ना जी. वो कह रहे हैं शीला शीला की जवानी मेरे हाथ नानी. ये कैसे नाम है नालायक. शीला तो अच्छा नाम होता है वैसे, मेरे को शीला के नाम से शीला गाना याद आ गया. शीला रिसीव ए गिफ्ट 25,000 ईच ऑफ 22 May 2020 फ्रॉम हिज 3 फ्रेंड. द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इन केस वुड बी. हाँ जी, अपने बोल देना 25 हजार पे तीनों दोस्तों से गिफ्ट आ रहा है. हाँ जी, अमर अकबर अप्पू, फटाफट से बोल देना अमर अकबर अप्पू. अमर से 25,000 रुपये आए, अकबर से 25,000 रुपये आए, 25,000 रुपये अप्पू से आए. तो ये मनी की फॉर्म में है, क्या आपस में एग्रीगेट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे. तो 75,000 पूरी वैल्यू जो होगी वो रिसीवर के हाथ में 10 उसकी इनकम बन जाएगी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 38 देखो. द टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट शैल नॉट अप्लाई इफ गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम. वो कह रहे हैं गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी अगर गिफ्ट मिल रहा है कहां से? रिलेटिव से एग्जम्प्ट है, लोकल अथॉरिटी से एग्जम्प्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जम्प्ट है. तो ऑल ऑफ द अबव इनमें से कहीं पर भी गिफ्ट मिले आपका एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाता है. बात उस केस में कोई भी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी नहीं होती. बिल्कुल गिरे गिरे क्वेश्चन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है. आगे देखो जी अगला क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ना जी. क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ना. मिसिज एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द ईयर विच गिफ्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मतलब ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे, मतलब जो एग्जम्प्ट हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है. पहला जी स्कॉलरशिप है 1,20,000 रुपए की फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एग्जम्प्ट है, एग्जम्पशन में कवर है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा. गिफ्ट ऑफ ₹51,000 ईच रिसीव फ्रॉम हर 4 फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज ऑन द 22 नवंबर. लो जी 51 हजार रुपए का गिफ्ट मिला दोस्त से, और किस में मिला? मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज. अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, अगर मैरिज पर गिफ्ट मिला होगा तो एग्जम्प्ट करोगे टैक्सेबल करोगे? सोच बोलो, मैरिज एनिवर्सरी पर मिलने वाला गिफ्ट क्या होता है जी? एग्जम्प्ट होता है. और मैरिज एनिवर्सरी पर मिलने वाला गिफ्ट क्या होगा? टैक्सेबल होगा. मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट क्या होगा जी? एग्जम्प्ट होगा. उसने क्या बोला जी? मैरिज पर गिफ्ट मिल रहा है तो सारे गिफ्ट हो गए एग्जम्प्ट. ये भी एग्जम्प्ट हो गया, ये भी एग्जम्प्ट हो गया. आगे कह रहे हैं गिफ्ट ऑफ 1,41,000 फ्रॉम द हर हस्बैंड ब्रदर. याद करो जी, स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव होते हैं जी. स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव होते हैं. मतलब मेरे लिए मेरी वाइफ के भाई बहन, मेरे वाइफ का क्या होगा जी? मेरे वाइफ का भाई मेरा क्या हो गया? जल्दी बताओ नालायकों, मेरे वाइफ का भाई मेरा क्या हो गया? हद हो गई सर. कई बच्चे तो नालायक ऐसे हैं जो गाली निकाल रहे हैं, कह रहे साला. यार ऐसे मत बोलो, यार ऐसे मत बोलो. मेरे भाई का, मेरे वाइफ का भाई है, वो साला क्यों कह रहे हो? साला गाली किसे निकाली? ओए गाली कैसे निकाली? बच्चे कह रहे नहीं सर गाली नहीं निकाल रहे, साला ही बोलते हैं. अरे साला बोलते हैं, ओके. तभी मैं कहूँ पता नहीं साला किसे कह रहे हैं. अच्छा वाइफ की बहन क्या हो गई?
ओ माय गॉड, साली हो गई तो साला और साली रिलेटिव में। ऐसे ही मेरी वाइफ के लिए मेरा भाई क्या लगा, देवर कहते हैं ना, देवर और जेठ, देवर और जेठ वो भी क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो देखो हस्बैंड, हाँ जी, हस्बैंड के भाई से गिफ्ट मिला 141, तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट है। तो भाई ये भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है, तो सारे ही गिफ्ट आपके एग्जम्प्ट हैं, कोई भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। तीनों एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो गए। अब देखो अगर इस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे ना, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो, क्या कह रहे हो? कौन सा? ये वाला गिफ्ट एग्जाम्प्ट क्यों किया? सेकंड वाला? सर मैरिज वाला तो एग्जाम्प्ट ही होता है ना मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे महरून, मेरे पिंक, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है? ऊपर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट से मिल रहा है तो भी एग्जाम्प्ट होगा। हस्बैंड के ब्रदर से मिल रहा है तो हस्बैंड का ब्रदर क्या होगा, या तो जेठ होगा या देवर होगा, तो भी एग्जाम्प्ट होगा। तीनों एग्जाम्प्ट है, कोई भी टैक्सेबल नहीं है। आंसर ये आएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसने मुझसे क्या पूछा है, ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो आपकी इनकम में ऐड नहीं होंगे, मतलब एग्जाम्प्ट कौन से हैं, तो सारे एग्जाम्प्ट हैं। उसके बाद अगले पे आओ जी। रीचा रिसीव गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है 27 अक्टूबर को फ्रॉम हर फियांसे। लो जी फियांसे आ गई जी। फियांसे क्या होती है, जल्दी बोलो, मैंने एक नाम दिया है। फियांसे कौन होती है, डीम्ड वाइफ। फियांसे कौन होती है, डीम्ड वाइफ। कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मेरी धर्म पत्नी है सर, हम दिल से मान के बैठ चुके हैं, ले चलूं तुझे तारों की शहर में, इस धरती पे दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है भैया ये धरती पे दुनिया प्यार करने दे या ना करने दे, चुप करके ये जो तुम्हारी फियांसे है तुम्हारे रिलेटिव में कवर नहीं है, पूरी की पूरी 3 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। तो ये 3 लाख रुपए हो गए टैक्सेबल, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो फिर, मोहन रिसीव ए वॉच, मोहन रिसीव ए वॉच वर्थ ₹80,000 फ्रॉम हिज कजन ग्रैंडफादर, ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंडफादर, व्हाट विल बी अमाउंट, क्या आएगा, नील आएगा जी, नील। सर नील क्यों आएगा सर, पूरा 80,000 रुपये टैक्सेबल नहीं होगा। नालायकों, यहाँ पे क्या है, वॉच है, और वॉच प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। अच्छा, ओ यार, याद आ गया, याद आ गया, याद करो। मैंने कहा था ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, वही कवर होती हैं, वॉच वहां पे कवर ही नहीं है। तो भैया अगर वॉच है 80,000 की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में जाएगा, बस ये पर ध्यान देना जी। उसके बाद देखो जी आगे, अगला फिर क्वेश्चन नंबर 45 जी। पलक, पलक रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर इन यूएसए ऑफ ₹2,50,000, वट विल बी अमाउंट, वट विल बी टैक्सेबल। अपने आप बोल देना जी। अब यूएसए से गिफ्ट रिसीव किया अपने सिस्टर से 2,50,000 रुपए का, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर सिस्टर से गिफ्ट लिया तो क्या सिस्टर रिलेटिव में कवर होती है, नहीं होती? यस कवर होती है। क्या टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट? एग्जाम्प्ट है। इसका आंसर क्या बन जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हो, अगर आउटसाइड इंडिया से गिफ्ट मिला तो एग्जाम नहीं होता? ऐसा कहां पड़ा है सर? एक बात तो ऐसा गिफ्ट के चैप्टर में मैं कोई बताओ, ऐसा गिफ्ट के चैप्टर में मैंने कहां पढ़ा है कि आउटसाइड इंडिया से गिफ्ट मिलेगा तो एग्जाम नहीं होगा? पहले तो बताओगे, मैंने ऐसा कहां कहा है? मैंने कहीं भी नहीं कहा। मैंने साफ साफ कहा है रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, चाहे वो रिलेटिव कहीं पर भी रह रहे हो सर, रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, रिलेटिव कहीं पर भी रह रहे हो, मेरे हाथ में एग्जाम्प्ट है, और सिस्टर रिलेटिव में कवर होती है। तो अगर सिस्टर रिलेटिव में कवर होती है तो एग्जाम्शन वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। यहां पे क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्ट, कुछ भी टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 51 जी। 51 देखना जी, 51 क्या? अच्छा एक बात और ध्यान सुनना जी, जो बाकी क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा ना, उसके आंसर आपके पास हैं, खुद ट्राई करना। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, नहीं होंगे तो जब मेरे अदर सोर्स का डाउट सेशन होगा उसके अंदर आप आ जाना, ठीक है ना? क्योंकि मंडे, क्योंकि अभी तो हमारा कैपिटल गेन का चल रहा है, अभी हमारा कैपिटल गेन का चल रहा है, तो कैपिटल गेन के डाउट्स अभी आप लेके आ सकते हो। जहां कैपिटल गेन के डाउट खत्म होंगे फिर हम देंगे अदर सोर्स के। तो अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता उससे पहले सारे क्वेश्चन कर लेना। जिस जिस क्वेश्चन में डाउट होगा शाम को 8:30 बजे जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो जी। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 51 पे आओ जी। 51 देखना, 51 कह रहा है ऑन 7 Feb 2021 रजत गेट ए गिफ्ट मोटर कार। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं जी। मोटर कार आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होती, तो अगर मोटर कार प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होती तो इसका आंसर क्या बनेगा, नील। इस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। ओके जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। आगे देखो जी फिर,
53, 54, बहुत ध्यान से करना जी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। समीर रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, डायरेक्टर सिटिंग फीस 5,000 रुपये, ये टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान 15,000 रुपये, ये टैक्सेबल होगी। रेंट फ्रॉम लेट आउट इन लैंड इन जयपुर 20,000, ये भी टैक्सेबल होगी क्योंकि लैंड वाला किराया अदर सोर्स में आता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ HDFC बैंक 1,000, ये भी टैक्सेबल होगा। और डिविडेंड कंपनी से मिलने वाला, सॉरी इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड है, अब तो ये भी टैक्सेबल होगा। सर पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था, अब डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा, तो 5,000 जो हैं ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अगर मैं टोटल देखूं 5,000 प्लस में 15,000 प्लस में 20,000 प्लस में 1,000 प्लस में 5,000, 46,000 टैक्सेबिलिटी आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा है, जिनको ये लग रहा है कि डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, अब वो जमाने जा चुके हैं, अब वो जमाने जा चुके हैं। अब डिविडेंड टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में, तो उसको ऐड करके 46 आंसर आएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से करो, अगला बहुत ध्यान से करना, आप गलती कर सकते हो जी। रोहन रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको 50,000 रुपये एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला जी। 1,00,000 रुपये मदर की सिस्टर से, मतलब मासी, मौसी से, मौसी बोलते हैं ना मौसी, 1,00,000 रुपये उससे गिफ्ट मिला, एग्जम्प्ट है। 10,000 रुपये फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, एग्जम्प्ट है। 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिली रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, एग्जम्प्ट है। तो बताओ अदर सोर्स में क्या टैक्सेबल होगा जी, जल्दी बोलो, अदर सोर्स में क्या टैक्सेबल होगा, कितना होगा? 50,000। कौन सा 50,000? ये एम्प्लॉयर वाला। एक बात मुझे बताना, इधर आओ, आगे आओ, आगे जल्दी आओ, जल्दी फटाफट से आओ, फटाफट से कान पकड़ाओ, कान तो आगे करो नालायकों, इधर करो ना, आगे कान करो, जल्दी कान करो नालायक। एक बात मुझे बताओ, एम्प्लॉयर से मिलने वाला गिफ्ट सैलरी में टैक्सेबल होता है, वो अदर सोर्स की बात कर रहा है सर। सैलरी वाले केस में 5,000 की लिमिट थी, नो डाउट, बट वो सैलरी में टैक्सेबल करोगे ना, वो कह रहा है अदर सोर्स में कितना टैक्सेबल है, आप बता रहे हो सैलरी का। यही एग्जाम में आप गलती करके आते हो। वो कहता है हाउस प्रॉपर्टी, बच्चा बताएगा पीजीपी, वो कहेगा पीजीपी, बच्चा कहता है वो तो मैं करके ही नहीं किया, नालायक। सर एक बात बताओ, जब वो कह रहे हैं अदर सोर्स में कितना टैक्स बोलोगे, तो अदर सोर्स में तो नील आ रहे हैं, क्योंकि सारे गिफ्ट ही एग्जामिशन वाली कैटेगरी में जा चुके हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, इसका आंसर आएगा नील। तो अगर मैं 54 का आंसर चेक करूंगा, आपको दिखाऊं, ये देख लो, ये लो 54 का आंसर नील आ गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं, इसका आंसर कितना बनेगा जी? नील बनेगा। आगे देखो जी, 54 के बाद क्वेश्चन है 64 पे आओ जी। द अमाउंट, हाँ ध्यान से पढ़ना जी। द अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम फैमिली पेंशन अप टू, याद करो फैमिली पेंशन जी, याद करो फैमिली पेंशन। मैंने कहा था जितनी फैमिली पेंशन मिलेगी, जल्दी बोलो, जितनी फैमिली पेंशन मिलेगी उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। जो फैमिली पेंशन मिलेगी उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। तो अब एक बार चेक करो, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। बताओ, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आओ जी, उसके बाद आओ, उसके बाद अब ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं जी? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? याद करो, क्लास के अंदर ना, आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी से, प्लीज ध्यान सुनो, अगर डोमेस्टिक कंपनी से कोई भी डिविडेंड मिलेगा, सीधो के बैठो पहले, ये लो बच्चे एमसीक्यूज को मजाक ले रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि बस रिवीजन क्लास करवा दो, एमसीक्यूज छोड़ दो, उनको नहीं पता सर एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस बार एमसीक्यूज मैंने टेक्स्ट के अंदर में सिंपल नहीं डाले, सारे के सारे अच्छे खासे एमसीक्यूज डाले हैं मैंने, पूरा का पूरा रिवाइज मैंने इस बार किया है, और वो सारा मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। क्यों? ताकि आप कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो। और जो बच्चे बीच में बातचीत डिस्टर्ब कर रहे हैं, पाप लगेगा सर, देख लो आपको, नालायक। इधर सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है तो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, और अगर डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो वो तो पहले भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, आज भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। बट याद करो, मैंने कहा था कि फॉरेन कंपनी वाले केस में अगर किसी इंडियन कंपनी के, प्लीज ध्यान सुना, अगर किसी इंडियन कंपनी के किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, अगर किसी इंडियन कंपनी के किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, उस कंपनी को बोलते हैं स्पेसिफाइड कंपनी।
तो फॉरेन कंपनी अगर इस इंडियन कंपनी को डिविडेंड देगी तो ये इंडियन कंपनी टैक्स जो पे करेगी नॉर्मल रेट से पे नहीं करेगी, 15% से पे करेगी। सेक्शन 115 बीबीडी याद करो। बच्चा ऐसे ऐसे आंखें खोल के देख रहा है, कह रहा है ये सर ने क्या बोल दिया 115 बीबीडी, ये तो याद ही नहीं आ रहा। याद आएगा कैसे, याद आएगा कैसे सर? अगर रिवीजन सही ढंग से की होगी तो याद जरूर आएगा। एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड मैंने पहले भी कहा था, दोबारा भी कह रहा हूं, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। और अगर किसी इंडियन कंपनी के किसी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर वोटिंग पावर है तो फॉरेन कंपनी इस इंडियन कंपनी को जो भी डिविडेंड देगी वो टैक्सेबल नॉर्मल रेट से नहीं होगा, एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 115 बीबीडी। तो देखो वही कहना चाह रहा है कि वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? एक इंडियन कंपनी के किसी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर अगर वोटिंग पावर होगी तो कंपनी क्या बन जाएगी? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी बन जाएगी। एक बार चेक करना, फॉरेन कंपनी इन विच इंडियन कंपनी होल्ड 26 और मोर इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बात है 26% और मोर, 51% गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 72 पे आओ जी, और गलती करने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 72 पे आओ और गलती करने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चा कह रहा है हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो चुका है, आप गलती करोगे। देखो, कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स। अब चेक करना जी, इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट 3000 पे, ये 3000 पे आ गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट है इतना, सोच समझ के बोलना जी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट है इतना। अब अगर ये नेट है, सोच समझ के बोलना, अगर ये नेट है तो क्या मैं नेट ही जोड़ूंगा या ग्रोस पे लेके जाऊंगा? ग्रोस पे लेके जाऊंगा। तो एक बार आप चेक करना जी, 33 936 अगर ये 70% है तो 100% पता कितना आएगा? 48480 और 3000 पे आपने यहां पे जोड़ दी। ठीक है, आपने 3000, ये क्या खुल गया, कहां गया क्वेश्चन? वो नालायक को आंसर देख लोगे तुम तो। एक मिनट रुको, कहां गया वो पीडीएफ? मैं नहीं खेलूंगा यार, पीडीएफ कहां गया वो? एक मिनट रुको, यही वाला है ना, यही है, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ इधर देखो ध्यान से। एक बात बताओ जी, अब ये 48,480 कैसे हो गया जी? अब ये उसने बोला नेट है, अब अगर ये नेट है ग्रोस पे लेके जाओ। ग्रोस पे कैसे? 30% टीडीएस कट चुका है। अब अगर 30% टीडीएस कट चुका है तो अगर ये 70 है, इसको 100 पे लेके जाओ जी। 100 कितना आ गया? इतना, प्लस में 3000 पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जोड़ दो, कितना आ गया जी? अगर इसमें 3000 पे जोड़ दूंगा कितना आ गया? 51480। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट 500 रुपये, ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। आप जानते हो पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, उसके इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होती। अब यहाँ पे वो एग्जम्प्ट है तो इनकम कितनी बनेगी? इतनी ही इनकम बनेगी, ये बात ध्यान दो। और ये एग्जम्प्ट कहाँ पे होगा जी? एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 1015 के अंदर। एक बार सेक्शन अगर 1015 आप देखोगे ना, 1015 में ये इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग से एग्जम्प्ट है, उसके इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो बाकी अगर आप टैक्सेबल करोगे तो 51480 ये आपके सामने आंसर आएगा जी। क्या कह रहे हो? नेट को ग्रोस पे कैसे लेके गया? एक तो मैं इन बच्चों को क्या करूं, अगर आप मेरे सामने होते, बच्चा कहता तो क्या करते? करता मैं तो भी कुछ नहीं, थोड़ा डांटता आपको। सर नेट से ग्रोस पे लेके जाना बिल्कुल सिंपल है, ये तो अपने अकाउंट्स में भी किया होगा। एक बात बताओ, वो कह रहे नेट है मतलब क्या? इस पे टीडीएस कट चुका है, तो जब ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है तो हमें इनकम तो ग्रोस दिखानी होती है ना। तो टीडीएस कितना कटा होगा? 30%, मतलब ये 70 के बराबर है। तो अगर ये 70 के बराबर है तो 100 कितना आएगा वो हमें निकालना होगा। तो वो प्लस में 3000 फिर जाके आपकी इनकम निकल के आएगी, ये बात ध्यान दो। ऐसे हमने इनकम निकाली है जी। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, 33936 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 74 और 76 लास्ट दो क्वेश्चन है जी, लास्ट दो क्वेश्चन है, एक बार चेक करो। 74 बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना जी। कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीव बाय मिस्टर एक्स।
कैश, हाँ जी, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज ब्रदर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। बट सर मैरिज एनिवर्सरी मत देखो, मैरिज एनिवर्सरी मत देखो, हिज ब्रदर मतलब रिलेटिव है, मेरे भाई मेरे बहन रिलेटिव में कवर होते हैं, और रिलेटिव किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट दें सारा एग्जाम्प्ट होता है। मैं दोबारा बोलूंगा, रिलेटिव किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट दें सारा एग्जाम्प्ट होता है। तो रिलेटिव है चाहे मैरिज एनिवर्सरी ही क्यों नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, इस केस में टैक्सेबल नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 है, ये नेट है, हाँ जी ये नेट है। अब अगर ये 70,000 नेट है तो 100 कितना आएगा, 1 लाख रुपए, ये निकल के आ जाएगा। और फिर कह रहे हैं फॉरफिटेड एडवांस मनी रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट 51,000 रुपए, एडवांस मनी फॉरफिटेड, टैक्सेबल कहां पे होगी, अदर सोर्स में, तो 1 लाख रुपये 51,000 रुपये 1,51,000 जो होगी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा जी। तो ये एडवांस मनी फॉरफिटेड वो भी टैक्सेबल है, और ये जो आपके मैरिज एनिवर्सरी वाले एग्जाम्प्ट हैं, बट जो लॉटरी वाले हैं उसको मैं अगर ग्रोस पे लाऊंगा 1 लाख और 1,51,000 जो होंगे आपके हाथ में टैक्सेबल है जी। कोई दिक्कत कोई नहीं जी। तो बस एक बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, जहां जहां नेट होगा ना वहां आपने ग्रोस पे लेके जाना है जी। उसके बाद देखो जी लास्ट क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ए कंपनी इन एक्सेस ऑफ डैश इज चार्जेबल टू एट द रेट डैश। अब अपने बोल देना चाहिए, वो ये बात कहना चाह रहे हैं क्या 10 लाख से ऊपर डिविडेंड 10% से नहीं। याद करो मैंने कहा था अगर डिविडेंड की इनकम नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी उस केस में स्लैब रेट लगेगा, उस केस में क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। तो भैया ना तो ये वाला रेट लगेगा, ना ही ये लगेगा, ना ही ये लगेगा, तो नन ऑफ द अबव इसका बनेगा डी। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि अब डिविडेंड की इनकम जो है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल नहीं होती, वो नॉर्मल रेट से होती है। और नॉर्मल रेट क्या होंगे, अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे हाथ में जो भी स्लैब रेट होंगे वो स्लैब रेट मेरे हाथ में एप्लीकेबल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसने स्लैब रेट कहीं पर भी नहीं कहा, तो इट मींस ऊपर वाले तीनों आंसर गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब जाके हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आपने बस एक काम करना है, जितने आज हमने क्वेश्चन किए हैं मेरे ख्याल से 25 26 तो आज हमने किए होंगे जी, उसमें कितने सही हैं आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कितने सही हैं आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ताकि मुझे पता लगे मेरी फैमिली कहां स्टैंड करती है। और बाकी जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इसके नीचे ही दिए होते हैं, ये देखो आंसर ये सारे। ठीक है, एक बार हमें यहां से देख सकते हो, जो जो समझ में नहीं आ रहा डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हो जी। तो फाइनली अब जाके स्वाहा, कैपिटल गेन स्वाहा, अदर सोर्स स्वाहा, हर बच्चा बोलेगा जी, हर बच्चा बोलेगा। मैं चैप्टर का नाम लूंगा, आपने चैट बॉक्स में क्या बोलना है, स्वाहा। जो खत्म हो चुके हैं स्वाहा कर देना, ठीक है जी। हाँ जी, तैयार हो बिल्कुल, हाथ में वो आहुति ले ली है, हाथ में आहुति ले ली, पक्का पक्का, चलो जी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स स्वाहा। कई बच्चे नालायक बोल नहीं रहे, पता नहीं, बच्चा कह रहा है सर बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो, हमें कोई सुधार नहीं पाया। खाली आते थे, खाली आ जाना है सर, कुछ भी कह लो। इधर देखो ध्यान से नालायको, आंसर देना फटाफट से। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स स्वाहा, रेजिडेंशियल स्टेटस स्वाहा, सैलरी स्वाहा, हाउस प्रॉपर्टी स्वाहा, कैपिटल गेन स्वाहा, अदर सोर्स स्वाहा, पीजीबीपी ना, पीजीबीपी पे स्वाहा नहीं, पीजीबीपी कल शाम को स्टार्ट करेंगे 7 बजे इसी चैनल पर पूरी फैमिली के साथ जी। ठीक है जी, और ध्यान रखना इस चैनल पे जो बच्चे मॉड्यूल 2 वाले हैं जी, जो बच्चे मॉड्यूल 2 वाले हैं अमित टाल्डा सर की, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी इस यूट्यूब पे आपको सारी रिवीजन क्लास मिलेंगे जी। मैं हर टीचर को पकड़ पकड़ के लाऊंगा कि मेरी फैमिली के बच्चों को इस बार पास कराओ। तो उनकी अभी मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर सीएमए और एफएम क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, बच्चा थोड़ा डरता है, और उसमें थ्योरी बच्चों को भी नहीं पता थ्योरी कहाँ से आती है। तो मैंने सर से स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ रिवीजन क्लास डालो। आज मैंने सुबह इवन वीडियो भी डाली थी, तो प्लीज़ उनकी रिवीजन क्लास, जितने बच्चे मॉड्यूल 2 वाले हैं सब बहुत बढ़िया तरीके से देखना, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा जी। पहले अभी सर सीएमए की लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे अच्छे से परफॉर्म करेंगे उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एफएम की भी लेके आओ। तो सर मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बट मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे इस अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्लियर करनी चाहिए जी। ठीक है, और बाकी मैं संजीव सप्रा सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिक्योरिटी लॉ में कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ के अंदर है, कुछ भी है बच्चों के लिए डालो जी। और वही मैं अंकुश बंसल सर से जीआईजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी, और बाकी
मतलब पूरी जान लगा दूंगा सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी टीम जो है, हमारी टीम जो है आपकी सेवा में लगी रहे जी, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी अब नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह, पीजीपी की रिवीजन क्लास, हर बच्चा कल प्रेजेंट रहेगा सही टाइम पर, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।